हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5th, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसको हम पूरा एकदम हिंदी में समझेंगे और पूरा इसका जो नोट्स है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के कुल मुख्य कितने देश हैं? 8 हैं। भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश। तो ये दक्षिण एशिया के देश हैं। कि दक्षिण एशिया की विशेषताएं, तो भौगोलिक विशेषता और राजनीतिक विशेषता। तो सबसे पहले हम करते हैं भौगोलिक विशेषता। इस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय की श्रृंखला और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम में अरब सागर है। इन विभिन्नताओं की वजह से यह क्षेत्र सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं से भी भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक विशेषता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं सभी देश द्वारा लोकतंत्र का समर्थन, और दूसरा है देशों की राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं रही है। भारत और श्रीलंका आज़ादी के बाद लोकतंत्र कायम करने में सफल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश लोकतंत्र और सैन्य दोनों तरह का शासन कर रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया। मालदीव 1967 से तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ पे लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके आपस में क्या क्या मतभेद हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आपस में विवाद क्या है? तो पहला जो विवाद आता है सीमा विवाद। सभी मोस्टली जो देश हैं आपस में उनको जो विवाद है क्या है? सीमा विवाद। नदी जल विवाद हो गया, फिर विद्रोह होते हैं, फिर जातीय संघर्ष है, फिर खराब आर्थिक स्थिति। वहीं अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति किस तरह की है, तो पहला हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। आज़ादी के बाद अयूब खान नेतृत्व में पाकिस्तान का सैन्य शासन आया। जनता की नाराजगी की वजह से जनरल याहिया खान ने अयूब खान का तख्ता पलट कर दिया और खुद शासन में आ गए। 1971 में बांग्लादेश संकट के बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, और फिर यह सरकार 1977 में चली गई और बाद में जिया अल हक सरकार का तख्ता पलट किया और फिर पाकिस्तान में सैन्य शासन आ गया। 1982 के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन लगे और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनी। यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। 1999 में एक बार फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। धर्मगुरुओं, सेना और भूस्वामियों का दबदबा, भारत के नाम पर डराकर सेना का शासन में आना, जो भारत के नाम पे कि भारत ये कर देगा, पाकिस्तान का ये वगैरह, जो भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, तो भारत के नाम पे उनको भड़का के मतलब वहाँ पे सेना का जो शासन है वो आ जाता है। ज़्यादातर जो संगठन द्वारा जो सैन्य शासन पर समर्थन है, मतलब जो भी ज़्यादातर जो संगठन पाकिस्तान में काम करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर किसका समर्थन प्राप्त है? सेना का संगठन उनको समर्थन प्राप्त है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का ना मिलना। जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो भी पाकिस्तान को नहीं मिलता है। अन्य देशों द्वारा अपने फायदे के लिए सैन्य शासन का समर्थन और भ्रष्ट राजनीतिक दल, जो पाकिस्तान में राजनीतिक दल है वो भ्रष्ट है, इस वजह से भी वहाँ जो लोकतंत्र है वो स्थापित उतना अच्छे से नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं हमारा जो पड़ोसी देश दूसरा है बांग्लादेश। भारत की आज़ादी के बाद दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम आज़ादी ज़्यादातर होने के कारण दो अलग अलग क्षेत्रों को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया। इसमें एक क्षेत्र पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में था। यह पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 बांग्लादेश बना। अब हम आते हैं मुख्य समस्या क्या है। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोले जाने वाले लोग ज़्यादा थे, पर आज़ादी के बाद ही से ही यह पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्व पाकिस्तान के लोग पर उर्दू भाषा लादने की कोशिश की जाने लगी और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली संस्कृति के ऊपर हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध करना शुरू कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन होने लगे और इन आंदोलनों का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। 1970 में चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी
पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटों जीत ली गई तो यह पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा इसे माना नहीं गया और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा लिया। और जब पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आंदोलनों को दबाने के लिए याहिया खान ने सेना को भेजा, जिससे हजारों आंदोलनकारी पाकिस्तानी सेना के द्वारा मारे गए। अब हम बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी। देश में ऐसी स्थिति होने की वजह से हजारों लोग भारत में आए और यह सब देखकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य सहायता किया। इस मदद की वजह से पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत जीता और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, एक नया देश बन के उभरा जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। कब? 1971 में। आज़ादी में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और सामाजिक देश की घोषणा की। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में परिवर्तन किया, संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़ सभी पार्टियों को खत्म कर दिया। इस वजह से देश में तनाव बढ़ा और सेना ने बगावत कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने सेना के हाथों पर मारे गए बांग्लादेश में सैन्य शासन आ गया और इसके बाद जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की और उनकी हत्या भी करा दी गई। अब जियाउर रहमान के बाद फिर से एक HM इरशाद के नेतृत्व सैन्य शासन आ गया और छात्रों द्वारा इस शासन का विरोध किया गया और 1990 में सैन्य शासन खत्म हुआ। इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1991 के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र है। नेपाल। इतिहास में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। लंबे समय के बाद यहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया। जो नेपाल है, अगर हम बात करते हैं तो पहले वो क्या था? हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र रहा। इसी दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और जनता लोकतंत्र की मांग करने लगे। सेना का प्रयोग करके राजा इन आंदोलनों को दबा रहे थे और नेपाल की जनता ने अपनी कोशिश जारी रखी और 1990 में राजा लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली गई। 1990 में ही नेपाल के माओवादियों का प्रभाव भी बढ़ा और माओवादी और राजा के सेना के बीच में संघर्ष होने लगे और इसी संघर्ष में लोकतंत्र के लिए आंदोलन करना लोगों ने भी शामिल हो गए। इसी तरह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष लंबे समय तक चला और 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया गया, सरकार को गिरा दिया गया। इसके विरोध में भी फिर भी आंदोलन शुरू हुए और इस बार सरकार को झुकना पड़ा और 2006 में यहाँ पर फिर एक लोकतांत्रिक सरकार है। नेपाल ने अपने संविधान का निर्माण कर चुका है। अब हम बात करते हैं कब किया था नेपाल ने अपने संविधान का निर्माण? 2006 में। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद यह लोकतंत्र कायम रहा है। श्रीलंका की मुख्य समस्या यहाँ की जाति विवाद रहा है। यह मुख्य रूप से दो जाति हैं। पहला है तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए हैं और दूसरा है सिंहली। यह भी श्रीलंका के मूल निवासी, वहाँ के जो सिंहली है वहाँ के मूल निवासी हैं और जो तमिल है वो भारत के तमिलनाडु से वहाँ पे गए हैं। अब हम बात करते हैं संघर्ष का कारण क्या है। जो हमने श्रीलंका से हमारा संघर्ष है उसके कारण क्या है। श्रीलंका के मूल निवासी यानी सिंहली यह मानते हैं कि श्रीलंका पर उनका अधिकार है और तमिलों को भी किसी तरह उनकी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। इसी सोच की वजह से तमिलों को श्रीलंका की राजनीति में बराबर हिस्सा नहीं मिल सका, जिस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन सब समस्याओं और भेदभाव की वजह से तमिलों ने LTT लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के नाम से अपना एक संगठन बनाया और मांगे पूरी करवाने के लिए आक्रामक तरीका अपनाया। अब जो तमिलों की मांग क्या थी? पहले जो लिट्टे ने कहा कि श्रीलंका में एक क्षेत्र को अलग देश बनाना चाहिए जिसमें वो सिर्फ तमिल्स रहेंगे। वर्तमान में लिट्टे और उनके समर्थकों का सफाया हो चुका है। श्रीलंका में तमिल समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जो तमिल समाज है वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब हम बातें हैं भारत का हस्तक्षेप। भारत ने क्या इन्वॉल्वमेंट वहाँ रखी है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भारत के तमिलों ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि श्रीलंका में तमिलों की स्थिति सुधारने के लिए श्रीलंका सरकार से बात करने की अपील की। भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार से बात करने की कोशिश की और 1987 में स्थिति को सुधारने के लिए शांति सेना भेजी गई। यह शांति सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई और श्रीलंका के लोगों ने इस सेना को विरोध किया और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया और शांति स्थापित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।
अब हम बात करते हैं श्रीलंका की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति, गृह युद्ध के बावजूद भी श्रीलंका में तेज गति से विकास हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में श्रीलंका सबसे सफल रहा है। दक्षिण एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं मालदीव। 1965 तक यह मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन था। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यह एक सल्तनत बन गए। 1968 में यह राजशाही को खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई और आज यह कायम है। अब बात करते हैं हम भूटान के बारे में बात करते हैं। भूटान ने अपना संविधान 2008 में बनाया और लागू कर दिया। तभी से भूटान में वर्तमान संवैधानिक राजतंत्र है। अब बात करते हैं भारत और दक्षिण एशिया के देशों में आपस में किस तरह का संबंध है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके। कितने युद्ध हो चुके हैं? 4। एक तो 1947 में कश्मीर विवाद पे हुआ था, दूसरा 1965 में नदी जल बंटवारे पे हुआ था, 1971 में बांग्लादेश से के कारण हुआ था और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। संघर्ष के मुद्दे क्या हैं? पहला जो कश्मीर मुद्दा है संघर्ष का, फिर सीमा विवाद आता है, फिर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समर्थन, पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना और नदी जल बंटवारा है। अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश विवाद के कारण क्या है? हजारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना पहला कारण, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारा दूसरा कारण, तीसरा कारण है बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस के निर्यात न करना तीसरा कारण, चौथा है बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जनता का समर्थन चौथा कारण, पांचवा कारण है भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता न देना। अब बात करते हैं सहयोग क्या रहा है आपस में। अच्छे आर्थिक संबंध है भारत और बांग्लादेश के। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दे पर सहयोग रहा है। बांग्लादेश भारत पूर्व चलो नीति का एक हिस्सा है। भारत और नेपाल के बारे में संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? इतिहास में व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में मतभेद रहे हैं। भारत की चिंता चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है। नेपाल ने बढ़े रहे माओवादी समर्थकों को भारत में अपने लिए खतरा मानता है। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों का कार्रवाई न किए जाने के कारण भारत नाखुश है। अब नेपाल को लगता है कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में भी दखलंदाजी करता है। मतलब कि नेपाल ये कहता है कि भारत उनके जो अंदरूनी मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करता है, तो जो उसको अच्छा नहीं लगता है। अब सहयोग क्या रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में? विज्ञान और व्यापार में क्षेत्र में सहयोग रहा है। दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन का समझौता जिसमें अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा से भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकता है। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के साथ संघर्ष के कारण क्या है और समझौते के सहयोग क्या है। पहला है तमिलों की स्थिति, दूसरा है 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा। अब हम बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच में सहयोग क्या क्या रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता रहा है और श्रीलंका ने आई सुनामी के दौरान भारत ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। अब हम बात करते हैं भारत और भूटान। भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया और जिसके कारण भारत की मदद मिली। भारत भूटान के पन बिजली जैसे परियोजना में मदद कर रहा है। भारत भूटान के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है। अगर भूटान के विकास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भारत बहुत ज़्यादा अनुदान करता है। अगर हम बात करते हैं भारत और मालदीव के संबंध कैसे रहे। 1988 में श्रीलंका के आए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। मालदीव ने भारत के से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद की और मालदीव के आर्थिक विकास में भी मदद मिली। मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग का भी भारत द्वारा समर्थन दिया गया है। अब हम बात करते हैं दक्षेश यानी जिसे सार्क कहते हैं। दक्षिण एशिया के देशों ने सहयोग कायम करने के लिए दक्षेश को बनाया, जिसे सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सदस्य कौन कौन है इसके? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना और मालदीव।
अब हम बात करते हैं इस संगठन के बनाए जाने के उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य है दक्षिण में ऐसे शांति और सहयोग कायम करना, दूसरा है मुख्य व्यापार क्षेत्र बनाना, और तीसरा है दक्षिण सफल ना हो पाया। अगर बात करते हैं जो दक्षिण उद्देश्य बना बट वो सफल उतना नहीं हो पाया, कारण क्या है ना असफल देशों के बीच में जो आपस में दो देश है उनके बीच में जो आपस में विवाद है, एकता उनके अंदर नहीं थी, और तीसरा है विवादों का समाधान ना निकल पाना। अब आते हैं दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। कब लागू हुआ था? 2006 में। उद्देश्य इसका था दक्षिण एशिया के देशों से आपसी व्यापार के बीच में लगने वाला सीमा शुल्क को कम किया जाए। अब इसका स्थिति क्या थी कि यह सभी असफल रहे, क्योंकि छोटे देश मानते थे कि इन समझौतों के द्वारा भारत उनके बाजारों का फ़ायदा उठाना चाहता है। जो छोटे छोटे देश थे उनका मानना ये था कि जो भारत है वो अपने भारत इन छोटे छोटे देशों के जो व्यापार हैं उनका